जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इंग्लिश का है और मैं आपको ऑलरेडी इतने दिनों से बता रहा हूँ कि हमारा जो 2022 का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी जान लें कि यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच हमारा चल रहा है, जो कि आपको किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अगर आप 2022 के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो वहाँ पे हमारी क्लासेस से ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका किसी कोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे जैसे यूपीसीए टेट या फिर सीयूसीईटी या फिर यूपी पॉलिटेक्निक का भी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हमारी क्लासेस से फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है इंग्लिश का। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे उसमें आपको सेंटेंस एरर के क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस में एरर क्या है, और अगर ना भी समझ में आए तो भी आप घबराइए मत, कुछ भी टेंशन मत लीजिए। देखिए चीज़ें क्या है वो धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। एकदम से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपकी फ़र्स्ट क्लास है या आपको फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हो तो ऐसा घबराना नहीं है, या अपने आप में ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेट रहना है कि हाँ, अगर नहीं आता है तो सीखना है, ठीक है। सीखने के लिए तो आप ये क्लास कर रहे हो, जानने के लिए कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो सीखने वाली इंटेंशन रखिए। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए यहाँ पे, इट सीम्ड एज इफ़ एवरी मैन इन द कंट्री वॉज बैक देम। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि सेंटेंस में एरर क्या है। सेंटेंस एरर के क्वेश्चंस आपको जो है, जो प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी कि अच्छा यहाँ पे गलत हो सकता है, अच्छा यहाँ पे गलत हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप देख सकते हो कि इट सीम्ड एज इफ़, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है या हम बात करें रूल का, तो एज इफ़ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है ना, उस सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कंट्री, तो यहाँ पे वॉज बैक लिखा है जो कि गलत है। होगा क्या, यहाँ पे होगा वर बैकिंग, ठीक है, वर बैकिंग, आईएनजी फॉर्म भी लगेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एवरी मैन इन द कंट्री वॉज बैकिंग देम। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में हमारा एरर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ही पुट द बर्ड्स सॉफ्टली वन बाय वन इंटीरियर देयर वार्म लिटिल होम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो अब आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, ही पुट क्या लिखा है, ही पुट द बर्ड्स सॉफ्टली वन बाय वन इंटीरियर देयर वार्म लिटिल होम। तो इंटीरियर का क्या मतलब होता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। इंटीरियर का मतलब होता है भीतरी भाग में स्थित। लेकिन अगर हम स्थान पर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड, ठीक है। इंटीरियर की जगह क्या होगा आपका, इनसाइड द लिटिल होम या इनसाइड देयर वार्म लिटिल होम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड की गलती है। तो हमारा ये वर्ड किस में है, बी पार्ट में, इसलिए हमारा बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो 3-4 क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है आपका जो फिल अप द ब्लैंक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको जो भी अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे फिल करना है। तो वी फियर्ड द एनिमीज अटैक बिकॉज दे एवरीथिंग इन देयर पाथ। आपको समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा सा मीनिंग भी समझने की कोशिश करनी है कि वी फियर्ड द एनिमीज अटैक बिकॉज दे डैश एवरीथिंग इन देयर पाथ। हम अपने जो एनिमीज़ होते हैं, शत्रु होते हैं, उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि वो जब अटैक करते हैं तो फिर वो देखते नहीं कि क्या कैसे, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी उनके पाथ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये जो ऑप्शंस हैं थोड़े से टिपिकल हैं, बट यहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को आए हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो थर्ड का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, इंसिनरेट। क्या, इंसिनरेट। तो यहाँ पे जो अगर हम इसका मीनिंग देखें, इंसिनरेट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे होगा जलाकर राख कर देना, ठीक है। क्या होगा, जलाकर राख कर देना, ओके। तो यहाँ पे इंसिनरेट का मीनिंग भी आपको याद रखना है। इंसिनरेट का मतलब जलाकर राख कर देना। और अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है। आप लोग एक कॉपी ज़रूर बना लीजिए और जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ तो उसको आप लिख लीजिए, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो इंसिनरेट का मतलब जलाकर राख कर देना,
क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, सैटिएट का मतलब संतुष्ट करना, ठीक है, सैटिएट का मतलब संतुष्ट करना। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट्स कोटेरी ऑफ एडवाइजर्स वॉज अनएबल टू ऑफर हिम अ डैश टू द नेशनल प्रॉब्लम। The president's coterie of advisors was unable to offer him a dash to the national problem. तो 4 में अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन जो यहाँ पे ऑफर करना चाहिए प्रेसिडेंट को, वो वहाँ पे अनएबल हैं। जो कोटेरी है वो अनएबल है कि वो एक सॉल्यूशन प्रदान कर सके प्रेसिडेंट को। कोटेरी का मतलब क्या होता है, दल होता है, या ग्रुप अगर हम बोलें तो ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। कोटेरी का मतलब ग्रुप ऑफ एडवाइज़र्स, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट के एडवाइज़र्स हैं, जो उनका ग्रुप है एडवाइज़र्स का, तो वो जो है अनएबल हैं प्रेसिडेंट को क्या करने में, सॉल्यूशन देने में। तो यहाँ पे होगा द प्रेसिडेंट कोटेरी ऑफ एडवाइजर्स वाज अनएबल टू ऑफर हिम अ सॉल्यूशन टू द नेशनल प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब होता है तरल, ठीक है। और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब होता है तुरंत घुलने वाला पदार्थ, तरल में घुलने वाला पदार्थ, ठीक है। अब जैसे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और इसमें हम जो अगर मिलाएंगे क्या, सॉल्ट मिला सकते हैं या शुगर भी मिला सकते हैं। तो जो शुगर सॉल्ट होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट, एंड जो वाटर है हमारा, जिसमें हम मिला रहे हैं, जो पदार्थ है हमारा जो तरल है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। कुछ इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट भी याद रखना है। कोटेरी का मतलब मैंने आपको बताया दल होता है। आगे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 to 6 में 2 क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या पूछा गया है, सिमिलर इन द मीनिंग, मतलब सिनोनिम जो होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो रिडंडेंसी का सिनोनिम क्या होगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, रिडंडेंसी का जो सिनोनिम होगा वो होगा एक्सेस। क्या होगा, एक्सेस। और एक्सेस का मतलब क्या, जैसे आप रिडंडेंसी मतलब हम कह सकते हैं फालतू का, ठीक है, रिडंडेंट फालतू, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जैसे होती है ना, उस केस में हम रिडंडेंसी या फिर एक्सेस, आप एक्सेस को बहुत इजीली समझ सकते हो कि अधिकता किसी चीज़ की, प्रचुरता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पॉसिटी का मतलब भी आपको याद रखना है, कमी, ठीक है। और डर्थ का मतलब भी कमी। आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि अभी हमने सिनोनिम देखा, अब यहाँ पे क्वेश्चन 7 और 8 में आपको एंटोनिम बताना है, या फिर हम कहें तो अपोजिट वर्ड बताना है। वो कैप का मैंने एक पूरा मैराथन टाइप का ले रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो हमारी प्रीवियस क्लास है, उसे आप ज़रूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सेशन है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी हम आपको यहाँ पे जो और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वो कैब है, वो कवर करवा देंगे, जिससे आपको ये सारे ही वर्ड्स बहुत ही ईजिली समझ में आने लगेंगे। विद ट्रिक्स करवाएंगे, जिससे आपको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, रिविजन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पे बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है, कम करना, या फिर उसे कमी, या फिर हम कह सकते हैं कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका जैसे आप देख लीजिए कि ये ब्रेड है कुछ, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक ब्रिक है, ब्रिक को हमने क्या किया, यहाँ से तोड़ दिया, तो 2 भागों में ये डिवाइड हो गया ना। इसी को हम कहते हैं कि बाइफरकेट करना, डिवाइड करना। इसके जो साउंडिंग है उसी से ही कुछ लग रहा है कि हाँ, बाइफरकेट, डिवाइड करना, बांटना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको रिलेट करिए। तो अगर हम इसमें इसका अपोजिट देखें 7 का, तो 7 का अपोजिट जो हो जाएगा कंबाइन। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे हमने जैसे बताया कि बाइफरकेट का मतलब है कि हम इसको अलग कर देंगे 2 पार्ट को। ये हमारा ब्रिक है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो हमने बाइफरकेट मतलब इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। और इसका अपोजिट देखें तो हमने इनको ज्वाइन करा दिया, इसको भी ज्वाइन करा दिया, तो ये पूरा एक ब्रिक हो गया। इसका मतलब कंबाइन, ठीक है। अपोजिट वर्ड चाहिए हमें, तो कंबाइन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है डाइसेंसन। तो डाइसेंसन का मतलब होता है मतभेद। ओके, क्या होता है, मतभेद, डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका अपोजिट हमको फाइंड करना है, तो अपोजिट का मतलब क्या होगा, अपोजिट का मतलब होगा हार्मनी, ठीक है। जो यहाँ पे सामंजस्य से स्थापित करके, डाइसेंशन का मतलब है कि मतलब आपने जो है डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया, लेकिन हार्मनी का मतलब है बहुत ही आपने फ्रेंडली तरीके से बिहेव किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो ईडियम फ्रेजेस का यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो यहाँ पे पहले 9 देखते हैं। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो इसमें अब आपको इसका मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करनी है। हर एक ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, कौन सा बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा इस ईडियम के हिसाब से, वही आपका आंसर बनेगा। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो मेक अ रॉन्ग डिसीजन एंड रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग, या फिर हैव अ स्लीपलेस नाइट स्पेशली ड्यू टू वरीज, सफ़र एन अनकम्फर्टेबल स्टे एट एन अनफैमिलियर प्लेस। तो फिर से हम यहाँ पे अगर हम देखें तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना 9 का, वो आपका हो जाएगा बी, कि गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब है कि स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड। जो आपका दिन है वो बहुत ही मतलब कुछ स्टार्टिंग में जैसे आपने सुबह उठे तो वैसे ही कुछ यहाँ पे आपका मूड सही नहीं है और अच्छा नहीं लग रहा है आपको, या कुछ करने का मन नहीं है, या थकावट हो रही है, बहुत बैड सा मूड है आपकी, जो यस्टरडे की कुछ एक्टिविटीज़ थी या फिर किसी को कुछ धोखा वोखा मिल गया हाँ ना, तो भगवान करे ना मिले। मैं मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब बोल नहीं रहा, ठीक है, किसी का कुछ नहीं। अरे मान लो कुछ जैसे कुछ भी बैड मूड हुआ है ना, तो उस केस में यहाँ पे आपका, उस केस में ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, तो स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन फिर आपको वही टेंशन रहती है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे इस ईडियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि लर्न बाय हार्ट। बहुत ही ईजी है ये तो, आई थिंक सो कि अगर आप यहाँ पे अब ध्यान से इतनी क्लास देख रहे हो तो आई कैन से कि यू आर लर्निंग बाय हार्ट, मतलब बहुत ही एकदम केयरफुली आप क्लासेस देख रहे हो, एकदम अटेंटिवली आप क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम आंसर देखें तो आपका हो जाएगा टू मेमोराइज समथिंग, टू मेमोराइज समथिंग। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे सोच सोच के आप एकदम अटेंटिव, यहाँ पे बोलते हैं ना जो अटेंटिव स्टूडेंट, उस तरीके से यहाँ पे आपका ये रिलेट हो जाएगा कि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हाँ बस हम एक क्लास करें और फिर उसमें जो भी क्लास में पढ़ें वो हमको हमेशा के लिए रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप जो ध्यान लगा के पढ़ रहे हो और अपने मेमोरी में जो रिकॉल कर रहे हो ना चीज़ें, उसको हम कहते हैं कि लर्न बाय हार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट में वर्ड दिया है ना, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिखा है शी स्टार्ट्स वॉक विदाउट रिस्पॉन्डिंग। तो स्टार्ट वॉक की जगह इनमें से कौन सा बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो 11 नंबर आप देखिए एक बार कि शी स्टार्ट्स वॉक्स विदाउट रेस्पॉन्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो 11 जो क्वेश्चन है, तो स्टार्ट के साथ क्या होगा, हमेशा स्टार्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है। तो 11 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शी स्टार्टेड वॉकिंग विदाउट रेस्पॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो 12th क्वेश्चन जो हमारा है इसमें पूछ रहा है ही मस्ट बीइंग ओवरवेल्म्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही मस्ट बीइंग ओवरवेल्म्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आप जो रूल है वो आप ये कहता है कि मस्ट के साथ जो है हैव बीन और फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे मस्ट है, तो यहाँ पे जो बीइंग है, इस बीइंग की जगह क्या होगा, हैव बीन। तो यहाँ पे जो 12th है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका रूल है ये थोड़ा सा मैंने बताया है, तो आपको याद रखना है कि ही मस्ट हैव बीन ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Got it? Moving on to the next question. Next question is question number 13 and 14. So in this question you have to find the one word substitution of the given question. तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको फाइंड करना है। पहला आपसे पूछ रहा है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसिएबल, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसिएबल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सैलियंस, ठीक है। अब आप लोग इस सैलियंस का जो हिंदी मीनिंग है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम ट्राइवियल का मतलब देखें तो इसका ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ, ठीक है, तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, टाइप ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स, ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। तो यहाँ पे वायरुलेंट जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, वायरुलेंट। ठीक है, आगे बढ़ें, वायरुलेंट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 और 16, तो 15 हमारे जो है यहाँ पे आपसे करेक्ट स्पेलिंग भी पूछी जाती है, तो वही क्वेश्चन है कि आपको करेक्टली स्पेल जो वर्ड है वो बताना है 15 और 16 में। तो एनालॉग की स्पेलिंग क्या होती है और अनरफल्ड की स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान रखना है आपको। एनालॉग की स्पेलिंग होती है ANALOGUE। इसका मतलब आपको जो 15 का सी ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, ये करेक्ट है, ANALOGUE। तो 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 16 में आपसे अनरफल्ड का पूछा जा रहा है। अनरफल्ड का मतलब आपको बता दूं तो शांत होता है, ठीक है, और जो आपका एनालॉग है, एनालॉग का मतलब आपका समरूपता। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपका ये जो अनरफल्ड है इसकी स्पेलिंग अगर हम देखें तो UNRUFFLED, मतलब डबल एफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा। बाकी मीनिंग मैंने आपको बता दिया है ना, आई होप सो कि आप जो है आपका एक कॉपी आपने बना रखी है जिसमें आप ये चीज़ें वर्ड्स हमारी नोट कर रहे हो, जिससे आपको जो है आपको इजी पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में आप इजीली रिवाइज़ कर पाओगे। बाकी रिवीजन भी हम करवाएंगे ही, सब कुछ करवाएंगे, मैराथन क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट वगैरह भी सब कुछ लेंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का बोर्ड का एग्ज़ाम भी है अभी चल रहा है, तो जैसे जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे हम आपको क्लासेस भी बढ़ा देंगे। सो कंटेंट के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, इतना कंटेंट दे देंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक जिससे आपको मतलब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, चाहे आपने बुक ली हो एंट्रेंस की चाहे ना ली हो। भरोसा करिए, और हम पूरी शिद्दत से आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं और करेंगे ही, ठीक है, चाहे 1000 बच्चे आएँ, चाहे 4000 बच्चे आएँ, चाहे 4 बच्चे आएँ, चाहे 10 बच्चे आएँ। जो मोटिव है उस मोटिव पे ज़रूर हम काम करेंगे। पिछले साल भी किया था, इस साल भी करेंगे और आगे आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। सो यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है ये बनाना है कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे होना। तो यहाँ पे 17 में अगर हम देखें तो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून। इसके बाद क्या आएगा, इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून बिफोर वी वोक, पहले वाई, बिफोर वी वोक, उसके बाद जेड, बिफोर वी वोक, फिर उसके बाद एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू ही पहले जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो करेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो लेट्स ट्राई। यहाँ पे इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून बिफोर वी वोक टू फाइंड आवर बियरर्स प्रिपेयरिंग टू रिटर्न। तो यही वाला आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे टू बनेगा पहले, आफ्टरनून बिफोर वी वोक, इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून बिफोर वी वोक टू फाइंड आवर बियरर्स प्रिपेयरिंग टू रिटर्न। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कैसे आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात करें तो टू प्रीपोजिशन है और फाइंड के साथ हमेशा टू लगता है, टू फाइंड, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं को रिलेट करके आपको आंसर मिल ही जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखें, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है फ़िलहाल के लिए जो मैं आपके लिए जो है होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग इसका सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्मेशन बनाइए और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे आपसे एक्टिव पैसिव पूछा गया है, माई डॉटर रेड द एंटायर नॉवेल इन वन डे। मेरी डॉटर ने पूरा जो नॉवल है वो पूरी नॉवेल एक दिन में पढ़ ली। तो इसका जो आपका करेक्ट अगर हम देखें ऑप्शन तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो द एंटायर नॉवेल इज़ रेड by my daughter in one day. In one day my daughter read the entire novel. The entire novel was read by my daughter in one day, या फिर in one day my daughter has read the entire novel. तो
क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंटायर नॉवेल वॉज रेड बाय माई डॉटर इन 1 डे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। द कोच सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक द वाटर मडी, मतलब वाटर को गंदा मत करो, उसमें बालू वालू मत मिलाओ, गंदा मत करो, ये कोच ने कहा चाइल्ड से। तो ऑप्शंस देखते हैं अब हम। द कोच कमांडेड द चाइल्ड डोंट मेक द वाटर डर्टी, द कोच कमांडेड टू द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, या फिर द कोच कमांडेड टू द चाइल्ड डोंट मेक द वाटर डर्टी। जब यहाँ पे डोंट वाला सेंस आता है ना, तो इसमें आपको याद रखना है कि ये टू और नॉट टू ये तो पहले लगेगा ही नहीं, ठीक है। टू और नॉट टू ये तो लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो साथ में है ना, ये ऐसे फिर ये जो गलत हो जाता है, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाता है, फालतू का जो बोलता है रिडंडेंसी, अभी मैंने आपको वर्ड भी बताया था, तो उस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे टू और नॉट टू ये कभी भी साथ में ऐसे यूज़ नहीं होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी तो चला गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, देख सकते हैं आपकी द कोच कमांडेड द चाइल्ड डोंट मेक, तो डोंट का हम डोंट डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये भी गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू द चाइल्ड डोंट मेक, तो ये भी हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। जो करेक्ट यूज़ है, जो करेक्ट यूजेज है, जो करेक्ट फॉर्म है, वो आप ये सी वाला आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो यही वाला जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, दैट्स इट। यहाँ पे टू और डोंट हमें बार बार यूज़ नहीं करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कोच कमांडेड द चाइल्ड, और कमांडेड क्यों है? क्योंकि अब कोच है तो ये जो चाइल्ड पे है वो कमांड ही करेगा, ठीक है। और ऑर्डर अगर हम बोलें कि ऑर्डर्ड, तो द कोच ऑर्डर्ड द चाइल्ड, तब भी यहाँ पे सही रहेगा। टीचर है आपका, गुरु है, तो वो ऑर्डर भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बनेंगे अपने अगले क्वेश्चंस। और आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, थोड़ा सा मुझे भी बहुत ही ज़्यादा स्लगिशनेस, बहुत ही ज़्यादा आलस सा लग रहा है, तो कोई नहीं, चीज़ें सही होंगी धीरे धीरे। बाकी जो मौसम है, वेदर है, चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत होती है बॉडी को एडजस्ट करने में। बहरहाल कोशिश तो पूरी रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, जिससे आपको जब आप क्लास करो तो वो क्लास में जो आपने टाइम बिताया है वो टाइम आपका पूरा पूरा यूज़फुल रहे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और आपके आने वाले दिनों में जो भी आप एंट्रेंस टेस्ट या फिर किसी भी टेस्ट में बैठने वाले हो, तो वहाँ पे भी आपको पता चले कि हाँ ये इंग्लिश मैंने पढ़ रखी है और ऐसे ऐसे मैंने पढ़ा था। तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही लगेगा, वो एक दो क्लास से तो नहीं लगेगा। लगातार आप क्लास करिए, रेगुलर क्लास करिए। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए और क्वेश्चन आंसर या फिर MCQ चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जो PDF वगैरह हैं वो सारी प्रोवाइड हो जाती हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे और हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम और FB ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पे, क्योंकि वहाँ पे भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। बाकी जैसे ही आपका नेशनल PG का, जैसे कि अभी आपको नोटिस मिली है, मैंने आपको डाला था आज ही सुबह, तो जो है उसमें आपका जो फॉर्म वगैरह है वो 11 अप्रैल से आ जाएगा, 11 अप्रैल के आसपास। बाकी LU का भी उधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आज जब भी आएगा तो वो तो हम आपको डिटेल बता ही देंगे उस टाइम। बाकी अभी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करिए, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम आपका हो चुका है, बिहार बोर्ड की जैसे बात करें तो वहाँ पे हो चुका है, तो वो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अपना क्लास करें, अच्छे से एंट्रेंस प्रिपरेशन करें, और जो भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली हम उस प्रॉब्लम का, उस इशू का सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।